जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षण 2026। संदर्भ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA ने अपना वैश्विक अध्ययन लाइन्स चॉइसेस एंड फ्यूचर्स डेमोग्राफिक फ्यूचर सर्वे 2026 इंच प्रकाशित किया है। UNFPA जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षण 2026 के बारे में। यह क्या है? जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षण 2026 UNFPA द्वारा किया गया एक वैश्विक अध्ययन है। इसका उद्देश्य 18 से 39 वर्ष के युवाओं की आकांक्षाओं, संबंधों और परिवार से जुड़े निर्णयों को समझना है। इसमें 73 देशों क्षेत्रों के 1,08,926 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को शामिल किया गया। यह बताता है कि आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत कारक परिवार निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। विवाह की प्राथमिकता। 2/3 से अधिक युवा विवाह को महत्व देते हैं। 36% सहवास से पहले विवाह और 34% सहवास के बाद विवाह के पक्ष में है। आकांक्षा बनाम वास्तविकता। 25 से 39 वर्ष के कई लोग शादी या साथी चाहते हैं, फिर भी 25% अविवाहित है और डेटिंग भी नहीं कर रहे। पुरुष 30%, महिलाएं 19%। साझेदारी में आर्थिक स्थिति। 81% ने वित्तीय सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण माना, जबकि आर्थिक व आवास संबंधी बाधाएं 57%। प्रमुख रुकावट है। माता पिता बनने की शर्तें। वित्तीय स्थिरता 88%, स्थिर रोजगार 87% और भावनात्मक तैयारी 85% सबसे जरूरी मानी गईं। व्यक्तिगत इच्छा अधिक महत्वपूर्ण। 80% लोगों ने कहा कि बच्चों से मिलने वाली खुशी सबसे बड़ी प्रेरणा है। सरकारी प्रोत्साहन कम प्रभावी है। परिवार के आकार में बाधाएं। सबसे बड़ी बाधा आर्थिक व आवास समस्या 72%, फिर उपयुक्त साथी की कमी और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। प्रजनन दर में गिरावट। लगभग सभी क्षेत्रों में वास्तविक बच्चों की संख्या युवाओं की आदर्श संख्या से कम है। भारत की स्थिति। 18 से 39 वर्ष की भारतीय महिलाएं औसतन 2.1 बच्चों का आदर्श परिवार चाहती हैं। वास्तविक औसत 1.0, जबकि पुरुष 2.2, वास्तविक 1.1। सर्वेक्षण की सकारात्मक बातें। युवाओं में आशावाद। वैश्विक स्तर पर 66% युवा अपने भविष्य को लेकर आशावादी हैं। माता पिता बनने की इच्छा। भारत में 35 से 39 वर्ष के निःसंतान उत्तरदाताओं में लगभग 85% ने अनुकूल परिस्थितियों में माता पिता बनने की इच्छा जताई। अवसरों पर विश्वास। 58% लोगों का मानना है कि उनके देशों में युवाओं के लिए अच्छे अवसर हैं, विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। भारत की जनरेशन Z और बेरोजगारी। संदर्भ विशेषज्ञों द्वारा PLFS 2023 से 24 के विश्लेषण से पता चला है कि भारत की शिक्षित पीढ़ी जेन Z जनसांख्यिकीय लाभांश होने के बावजूद औपचारिक रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रही है। अगला स्क्रीनशॉट भेजो। मैं इसी तरह भारत की जनरेशन Z और बेरोजगारी की पूरी जानकारी दूंगा, एक भी बिंदु छोड़े बिना। भारत की जनरेशन Z और बेरोजगारी के बारे में। यह क्या है? भारत में जनरेशन Z में 15 से 26 वर्ष के कामकाजी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। जन्म 1997 से 2012 के बीच। इनकी संख्या लगभग 29.94 करोड़ है। जनरेशन Z की बेरोजगारी एक संरचनात्मक समस्या है, जहां युवा नौकरी चाहने वालों को उच्च बेरोजगारी, शिक्षा से रोजगार में कठिन संक्रमण तथा अनौपचारिक अवैतनिक कार्य का सामना करना पड़ता है। जनरेशन Z की बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख आंकड़े और सांख्यिकी। औपचारिक वेतनभोगी रोजगार कम। केवल 14.8% पुरुष और 4.7% महिलाएं नियमित वेतनभोगी हैं। बाकी लोग आकस्मिक मजदूरी, अवैतनिक पारिवारिक कार्य या घरेलू कार्य करते हैं। अनौपचारिक रोजगार अधिक। लगभग 79.9% श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है। केवल 14.1% युवाओं को औपचारिक रोजगार मिलता है। श्रम बल में कम भागीदारी। LFPR जनरेशन Z का LFPR 41.7% है। मिलेनियल्स में 75%। ग्रामीण युवतियों में यह 28% और शहरी युवतियों में 21.1% है। महिलाओं पर घरेलू कार्य का बोझ। लगभग 27.1% महिलाएं केवल अवैतनिक घरेलू कार्य करती हैं, जबकि पुरुषों में यह केवल 0.32% है। भारतीय पीढ़ी के रोजगार में बेरोजगारी के कारण। शिक्षा और रोजगार में असंतुलन। शिक्षा प्रणाली उद्योगों की जरूरत के व्यावहारिक कौशल के बजाय अधिक अकादमिक डिग्रियों पर जोर देती है, जिससे रोजगार के लिए तैयार न होने वाले स्नातकों की संख्या बढ़ती है। भारतीय पीढ़ी के रोजगार में बेरोजगारी के कारण जारी स्वचालन, ऑटोमेशन और AI का प्रभाव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन से प्रवेश स्तर की नौकरियां कम हो रही हैं, विशेषकर प्रशासनिक व सहायक पदों पर। महिलाओं के लिए संरचनात्मक व सामाजिक बाधाएं। सस्ती चाइल्ड केयर की कमी, सुरक्षा,
गतिशीलता की समस्या और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कई शिक्षित महिलाएं नौकरी नहीं कर पाती। औद्योगिक क्षेत्रों का अनौपचारिकीकरण, उद्योग अस्थायी, संविदा और अनौपचारिक भर्ती पर अधिक निर्भर है, जिससे स्थायी व सामाजिक सुरक्षा वाली नौकरियां घट रही है। जनरेशन Z के रोजगार संकट के निहितार्थ: सामाजिक असंतोष, स्थायी रोजगार की कमी से आर्थिक चिंता, विरोध प्रदर्शन और श्रम असंतोष बढ़ता है। घरेलू निवेश पर असर, शिक्षा पर अधिक खर्च और कम आय से परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। लैंगिक असमानता बढ़ना, रोजगार की कमी से महिलाएं फिर अवैतनिक घरेलू कार्यों की ओर लौटती है। जनसांख्यिकीय लाभांश का नुकसान, युवाओं को उत्पादक रोजगार न मिलने से आर्थिक लाभ घट सकता है। घरेलू उपभोग में कमी, कम आय और अनौपचारिक रोजगार से क्रय शक्ति व मांग घटती है। कम उत्पादकता, युवाओं का कौशल के अनुरूप रोजगार न मिलने से राष्ट्रीय उत्पादकता और औद्योगिक नवाचार प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ने का रास्ता: श्रम प्रधान उद्योगों का विस्तार, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा को उद्योगों की जरूरतों से जोड़कर स्कूल से काम, स्कूल टू वर्क व्यवस्था मजबूत की जाए। महिलाओं के लिए सहायता, सुरक्षित परिवहन, सस्ती बाल देखभाल और लचीली कार्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। शहरी रोजगार गारंटी, गिग व कम आय वाले शहरी युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और लक्षित शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू किए जाए। निष्कर्ष: भारत के युवाओं के सामने केवल शिक्षा या कौशल की नहीं, बल्कि पर्याप्त औपचारिक और गुणवत्तापूर्ण रोजगार की चुनौती है। लगभग 80% युवा सामाजिक सुरक्षा से वंचित है और स्नातक बेरोजगारी दर 30% से अधिक है। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ लेने के लिए मजबूत औपचारिक रोजगार बाजार बनाना होगा। जनरेशन Z का तरल वयस्कता। संदर्भ: हाल के एक लेख में जनरेशन Z की लिक्विड एडल्टहुड की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया। इसमें बताया गया कि आर्थिक अनिश्चितता, बदलते कार्य पैटर्न और सामाजिक मानदंड वयस्कता के पारंपरिक स्वरूप को बदल रहे हैं। जेन Z की तरल वयस्कता के बारे में: यह क्या है? लिक्विड एडल्टहुड वयस्कता का ऐसा चरण है जिसमें स्थायी नौकरी, अपना घर, विवाह और दीर्घकालिक करियर जैसे पारंपरिक लक्ष्य बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण टल जाते हैं या अनिश्चित हो जाते हैं। मूल: यह अवधारणा समाजशास्त्री ज़ाइगमंड बॉयमान के लिक्विड मॉडर्निटी सिद्धांत से प्रेरित है। इसके अनुसार आधुनिक समाज स्थिर संस्थाओं के बजाय तरल पहचान, अस्थायी संबंध और निरंतर परिवर्तन से पहचाना जाता है। प्रमुख विशेषताएं: लचीली पहचान, लोग एक निश्चित सामाजिक भूमिका के बजाय अपनी पहचान को समय समय पर बदलते रहते हैं। आर्थिक असुरक्षा, महंगा आवास, अस्थिर रोजगार और बढ़ती जीवनयापन लागत आर्थिक स्वतंत्रता में देरी करती है। करियर संस्कृति में बदलाव, अल्पकालिक नौकरियां, गिग वर्क और AI आधारित कार्यों ने पारंपरिक आजीवन करियर का स्थान लेना शुरू कर दिया है। बदलते रिश्ते, विवाह और परिवार बनाने में देरी हो रही है, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म और लचीले रिश्ते अधिक सामान्य हो गए हैं। महत्व: यह अवधारणा वयस्कता के पारंपरिक मानकों को चुनौती देती है और युवाओं की बदलती सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को समझने में मदद करती है। युवाओं के लिए रोजगार, आवास, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की आवश्यकता पर जोर देती है। UPSC परीक्षा में प्रासंगिकता। GS पेपर I: भारतीय समाज, युवाओं की भूमिका, बदलती पारिवारिक संरचनाएं, शहरीकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन। GS पेपर II: युवाओं, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी सरकारी नीतियां। रोजगार, गिग अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्थिक विकास और जनसांख्यिकीय लाभांश। निबंध: युवा, बदलती आकांक्षाएं, प्रौद्योगिकी और समाज, काम का भविष्य तथा जनसांख्यिकीय संक्रमण। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान। विविध, मिसलेनियस। भारतीय ई-कॉमर्स परिषद ECCI। संदर्भ: इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IMI ने बेंगलुरु में ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ECCI का आधिकारिक शुभारंभ किया। भारतीय ई-कॉमर्स परिषद ECCI के बारे में: यह क्या है? ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ECCI भारत के डिजिटल वाणिज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने, उसे एकीकृत करने और उसके हितों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई पहली राष्ट्रीय उद्योग परिषद है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और सरकारी नियामकों को जोड़ने वाले एक साझा मंच के रूप में कार्य करती है। नोडल निकाय: भारतीय ई-कॉमर्स परिषद ECCI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IMI के तत्वावधान में स्थापित की गई है। उद्देश्य: ECCI का मुख्य उद्देश्य सरकार के साथ नीतिगत चर्चाओं में डिजिटल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की एकीकृत और प्रभावी आवाज प्रस्तुत करना है। परिषद के प्रमुख कार्य:
ECCI नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच एक संगठित मंच के रूप में कार्य करती है। यह डिजिटल भुगतान, उपभोक्ता संरक्षण और ऑनलाइन व्यापार से जुड़े नियमों के निर्माण में शोध और उद्योग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सुझाव देती है। यह सीमा पार ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने का प्रयास करती है, जिससे भारतीय ब्रांड, निर्यातक और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSMEs वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकें। परिषद MSME को डिजिटल व्यापार अपनाने में भी सहायता देती है, ताकि वे राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में अपनी भागीदारी बढ़ा सके। ECCI कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित ई-कॉमर्स, आधुनिक लॉजिस्टिक्स और डिजिटल भुगतान जैसी नई तकनीकों को अपनाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करती है और सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करती है। साथ ही यह हर वर्ष भारतीय ई-कॉमर्स शिखर सम्मेलन IECS आयोजित करने की योजना रखती है, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अंतर्राष्ट्रीय भागीदार मिलकर डिजिटल व्यापार के विकास पर विचार विमर्श करेंगे। सामरिक महत्व ECCI ई-कॉमर्स, मोबिलिटी, यात्रा, D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक मंच पर लाकर उद्योग की साझा समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। यह भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश, नवाचार और स्थिर नीतियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को मजबूत बनाती है। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मिशन आगमन विक्रम 1। प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष ध्यान, भूगोल। मानसबल झील। संदर्भ: जम्मू कश्मीर की मानसबल झील में 70,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र से खरपतवार हटाने और नहरों की खुदाई के बाद पारिस्थितिक सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की मानसबल झील में 70,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र से बड़े पैमाने पर खरपतवार हटाने और नहरों की खुदाई के बाद पारिस्थितिक सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए हैं। मानसबल झील के बारे में। यह क्या है? मानसबल झील, जिसे अक्सर कश्मीर की सभी झीलों का सर्वोच्च रत्न कहा जाता है, एक प्राचीन प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। इसका नाम पवित्र मानसरोवर झील के नाम पर रखा गया है। यह लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी है। इसे भारत की सबसे गहरी प्राकृतिक मीठे पानी की झील माना जाता है, जिसकी अधिकतम गहराई लगभग 43 फीट 13 मीटर है। स्थान: यह झील 4 प्रमुख गांवों जारोकपल, कोंडबल, नेसपल और गाटपल से घिरी हुई है। भौगोलिक दृष्टि से इसके पूर्व में बलदार पर्वत श्रृंखला, उत्तर में ऊंचा करेवा पठार जो झील और कमल के खेतों को अलग करता है, तथा दक्षिण में चूना पत्थर से बनी अरेहंता पहाड़ियां स्थित है। निर्माण और भूवैज्ञानिक उत्पत्ति। भूवैज्ञानिक रूप से मानसबल झील को झेलम नदी बेसिन में लगभग 1585 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उच्च ऊंचाई वाली घाटी झील के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसकी उत्पत्ति तृतीय हिमालय टर्टरी हिमालयन हिमनदीय गतिविधियों के दौरान हुई मानी जाती है, जब हिमनदों के पिघलने और भूआकृतिक परिवर्तनों से इस क्षेत्र में झीलों का निर्माण हुआ। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि झील के तल के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में एक संरचनात्मक ब्रंश फॉल्ट फैला हुआ है। अन्य हिमनदीय झीलों के विपरीत मानसबल झील का लगभग 10 वर्ग किमी का जलग्रहण क्षेत्र मुख्य रूप से स्थानीय वर्षा तथा 1200 से अधिक भूमिगत प्राकृतिक जलस्रोतों पर निर्भर करता है, जो झील के जलस्तर को बनाए रखते हैं। मानसबल झील की प्रमुख विशेषताएं। यह झील अपने विशाल कमल नेलम्बो न्यूसिफेरा के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष गर्मियों में झील की सतह रंग-बिरंगे कमल के फूलों से ढक जाती है, जिससे इसका प्राकृतिक सौंदर्य और बढ़ जाता है। झील के उत्तरी तट पर जरोका बाग स्थित है, जहां 17वीं शताब्दी का एक मुगल किला और सीढ़ीनुमा उद्यान है। इसका निर्माण महारानी नूरजहां ने व्यापारिक कारवां के विश्राम और आवागमन की सुविधा के लिए कराया था। मानसबल झील की प्रमुख विशेषताएं। शेष: मानसबल झील कश्मीर घाटी के सबसे बड़े प्राकृतिक जलीय पक्षी प्रजनन स्थलों में से एक है। यह मल्लाड, मैलर्ड, हॉर्न्ड ग्रीब, गोल्डन आई तथा हाइड-हेडेड डक जैसी स्थानीय और प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन एवं आवास स्थल का कार्य करती है। इस झील की एक विशेषता यह भी है कि इसमें कोई प्रमुख सतही अंतर्वाही इनफ्लो धारा नहीं है। इसका जलस्तर मुख्यतः इसके जल वैज्ञानिक तंत्र हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम द्वारा बनाए रखा जाता है। अतिरिक्त जल एक नियंत्रित निकासी चैनल के माध्यम से झेलम नदी में छोड़ा जाता है। महत्व: मानसबल झील स्थानीय लोगों को मत्स्य पालन, मछली पकड़ना तथा कमल की जड़ नाद्रू की खेती के माध्यम से आजीविका प्रदान करती है। नाद्रू कश्मीर का एक प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ है, इसलिए यह झील स्थानीय खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह झील मध्य एशियाई फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे,
के अंतर्गत आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन आवास विंटरिंग हैबिटैट है। इस कारण यह जैव विविधता संरक्षण तथा आर्द्रभूमि वेटलैंड संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। फीफा विश्व कप 2020 संदर्भ स्पेन ने अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर लियोनेल मेसी के लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने के सपने को समाप्त किया और फीफा विश्व कप 2026 का नया चैंपियन बन गया। फीफा विश्व कप 2026 के बारे में यह क्या है? फीफा विश्व कप 2026 फीफा द्वारा आयोजित पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की 4 वर्षीय क्वाड्रेनियल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का 23वां संस्करण है। इस प्रतियोगिता में स्पेन ने इतिहास में दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। मेजबान देश वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप पहली बार उत्तरी अमेरिका के 3 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता इन 3 देशों के 16 शहरों में आयोजित की गई। फीफा विश्व कप 2026 शेष मेजबान शहर कनाडा में टोरंटो और वैंकूवर मेजबान शहर रहे। मेक्सिको में ग्वाडलाहारा, मेक्सिको सिटी और मॉन्टेरी में मैच आयोजित किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में अटलांटा, बोस्टन, डलास, ह्यूस्टन, कैंसस सिटी, लॉस एंजल्स, मियामी, न्यूयॉर्क का न्यू जर्सी, मेटलाइफ स्टेडियम, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया और सिएटल मेजबान शहर रहे। इतिहास एवं ऐतिहासिक विशेषताएं। फीफा विश्व कप 2026 कई दृष्टियों से ऐतिहासिक रहा। पहली बार विश्व कप में 48 टीमों ने भाग लिया। पहले जहां 32 टीमें खेलती थीं, वहीं इस संस्करण में 48 टीमों को 4-4 टीमों के 12 समूहों में बांटा गया और पूरे टूर्नामेंट में 104 मैच खेले गए। यह 3 देशों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित पहला फीफा विश्व कप भी बना। मेक्सिको ने इस आयोजन के साथ एक नया इतिहास रचा। वह 1970, 1986 और 2026 में विश्व कप की मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। प्रमुख परिणाम और व्यक्तिगत पुरस्कार विजेता। गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार रोड्री, स्पेन को मिला। गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल किलियन एम्बाप्पे, फ्रांस ने जीता। गोल्डन ग्लव सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार उनाई सिमोन, स्पेन को मिला। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार पॉ क्यूबार्सी, स्पेन को दिया गया। निष्पक्ष खेल फेयर प्ले पुरस्कार नीदरलैंड को प्राप्त हुआ। अंतिम मैच का परिणाम। फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से अतिरिक्त समय एक्स्ट्रा टाइम में हराकर खिताब जीता। मैच का विजयी गोल फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय के 106वें मिनट में किया। फाइनल मुकाबला मेटलाइफ स्टेडियम, ईस्ट रदरफोर्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में खेला गया। महत्व। स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचों में केवल 1 गोल खाया, जो विश्व कप इतिहास के सबसे मजबूत रक्षात्मक प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। फीफा विश्व कप 2026 में दर्शकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया और विश्व कप फाइनल में पहली बार हाफ टाइम शो का आयोजन किया गया। लेस्ट्स पलोटी संदर्भ ओडोनेटोलॉजिस्ट्स वैद पतंग ड्रैगन फ्लाई विशेषज्ञ की एक टीम ने केरल के पश्चिमी घाट में स्प्लेंडिड डैमसेल फ्लाई की एक नई प्रजाति लेस्ट्स पलोटी की खोज की। यह खोज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओडोनेटोलॉजी में प्रकाशित हुई। लेस्ट्स पलोटी के बारे में यह क्या है? लेस्ट्स पलोटी ओडोनेटा गण के लेस्टिडे कुल से संबंधित डैमसेल फ्लाई की नई खोजी गई प्रजाति है। इसका नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिक डॉ. मोहम्मद जाफर पलोटी के सम्मान में रखा गया है। उन्होंने भारतीय ओडोनेटोलॉजी तथा पश्चिमी घाट की जैव विविधता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह प्रजाति केरल के 6 जिलों कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, मलप्पुरम, पलक्कड़ और एर्नाकुलम में पाई गई है। प्राकृतिक आवास। अधिकांश डैमसेलफ्लाई प्रजातियों के विपरीत लेस्ट्स पलोटी खुले जलाशयों के किनारे रहने के बजाय धाराओं के आसपास की झाड़ीदार वनस्पति तथा लेटराइट पहाड़ियों में निवास करती है। इसलिए यह खुले पानी के निकट अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। इस प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं। इस प्रजाति में मौसमी रंग परिवर्तन सीजनल कलर चेंज देखने को मिलता है। शुष्क मौसम में इसका रंग भूरा होता है, जबकि मानसून के दौरान यह आकर्षक नीले रंग में बदल जाती है। नर के गुदा उपांगों एनल अपेंडेजेस तथा द्वितीयक जननांगों सेकेंडरी जेनिटेलिया की सूक्ष्म संरचना के आधार पर इसे अन्य समान दिखने वाली प्रजातियों से अलग एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया है। इसका रहस्यमय एवं मायावी व्यवहार क्रिप्टिक बिहेवियर तथा अन्य संबंधित प्रजातियों से अत्यधिक समानता के कारण यह लंबे समय तक वैज्ञानिकों की दृष्टि से छिपी रही। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि दक्षिण भारत में पहले लेस्ट्स नोडालिस के नाम से दर्ज कई रिकॉर्ड वास्तव में लेस्ट्स पलोटी के थे।
इस खोज ने भारत में इस प्रजाति के वास्तविक भौगोलिक वितरण को स्पष्ट किया है। महत्व: पश्चिमी घाट में 97 वर्षों के बाद लेस्ट्स वंश की किसी नई प्रजाति की खोज इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। इस खोज के बाद केवल केरल में दर्ज ओडोनेट प्रजातियों की संख्या बढ़कर 192 हो गई है। चूंकि लेस्ट्स पलोटी मानव बस्तियों के निकट स्थित लेटेराइट पहाड़ियों और झाड़ीदार आवासों में रहती है, इसलिए इसकी खोज यह भी रेखांकित करती है कि केवल नदियों और झीलों ही नहीं, बल्कि गैरनदीय मीठे पानी नॉन रिवराइन फ्रेश वाटर वाले आवासों का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। माउंट ओलिंप। संदर्भ: ग्रीस ने माउंट ओलिंप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मिश्रित स्थल मिक्स्ड साइट के रूप में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। वर्तमान में इसका प्रस्ताव दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित विश्व धरोहर समिति द्वारा औपचारिक समीक्षा के अधीन है। माउंट ओलिंप के बारे में। यह क्या है? माउंट ओलिंप, ओलिम्पोस, ग्रीस का सबसे ऊंचा पर्वत समूह है और देश के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तथा सांस्कृतिक स्थलों में से एक माना जाता है। यूनानी, ग्रीक, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह जूस तथा 12 ओलंपियन देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। इसी कारण इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस पर्वत समूह में 52 विशिष्ट चोटियां, गहरी घाटियां तथा अत्यंत समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। स्थान: भौगोलिक दृष्टि से यह उत्तरी ग्रीस में एजियन सागर, एजियन सी के थर्मेकोस की खाड़ी के निकट स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह मैसेडोनिया और थेसली के क्षेत्रीय प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है। निर्माण और भूवैज्ञानिक विकास। भूवैज्ञानिक दृष्टि से ओलिंप पर्वतमाला मुख्य रूप से प्राचीन महासागर तल के नीचे बने ट्रायासिक और क्रिटेशियस काल के उत्थापित तलछटी चूनापत्थर, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। माउंट ओलिंप शेष अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के बीच विवर्तनिक टकराव टेक्टोनिक कोलिजन के कारण हिमयुग के दौरान समुद्र तल की प्राचीन चट्टानें ऊपर उठीं। बाद में हिमनदों, ग्लेशियर्स तथा नदी अपरदन रिवर एरोजन ने इन चट्टानों को काटकर, मोड़कर और तराशकर वर्तमान पर्वतीय स्वरूप प्रदान किया। प्रमुख भूवैज्ञानिक विशेषताएं। माउंट ओलिंप की सबसे ऊंची चोटी मिटिकास है, जिसकी ऊंचाई 2918 मीटर 9573 फीट है। यह ग्रीस का सर्वोच्च बिंदु है। मिटिकास शिखर के समीप स्थित स्टेफनी नामक चोटी अपनी एम्फीथिएटर जैसी खड़ी चट्टानी दीवार के कारण प्रसिद्ध है। इसे पौराणिक कथाओं में ज्यूस का सिंहासन थ्रोन ऑफ ज़ूस कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से ओलिंप पर्वत को ऊपरी ओलिंप अपर ओलंपस तथा दक्षिण पूर्वी निचले ओलिंप लोअर ओलंपस की एक विशेषता यह है कि यह एजियन सागर के तट से लगभग सीधे ऊपर उठती है। केवल लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में इसकी ऊंचाई लगभग 3000 मीटर तक पहुंच जाती है। इसी कारण यहां भूमध्यसागरीय जलवायु से लेकर अल्पाइन टुंड्रा तक विभिन्न जलवायु क्षेत्र विकसित हो गए हैं। हिमनदों द्वारा तराशी गई गहरी घाटियां और संकरी दरारें इसकी प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। इनमें एनीपीज गोर्ज विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां प्राचीन पुल, मीठे पानी के झरने और प्राकृतिक धाराएं स्थित हैं। महत्व: माउंट ओलिंप प्राचीन यूनानी सभ्यता में ज्यूस की पूजा से लेकर प्रारंभिक ईसाई मठों और चैपलों तक एक निरंतर धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रीस के पहले राष्ट्रीय उद्यान तथा यूनेस्को जैवमंडल अभयारण्य यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यह क्षेत्र दुर्लभ वनस्पतियों, स्थानिक एंडेमिक प्रजातियों और विविध वन्यजीवों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। UNFPA जनसांख्यिकी